ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन डिस्कस करना शुरू किया था। तो ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट के कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आया ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट कहाँ? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ आ गया? पीसीटी में। तो हमें याद रखना है कि जो भी जीएफ था उसका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ होगा? पीसीटी में होगा। दैट इज अबाउट 65% ऑफ द जीएफ। तो 65% ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? पीसीटी में। क्लियर? ये याद रखना है। और ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों हो पाता है? क्योंकि पीसीटी का जो वाल आप देखोगे, ये लाइन होता है। पीसीटी के वाल में क्या प्रेजेंट होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। यहाँ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और हमें पता है कि माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो माइक्रोविलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। तो माइक्रोविलाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लस ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है अगर आप देखोगे तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पता है आपको कि ये एटीपी प्रोडक्शन करेगा। और एटीपी प्रोडक्शन होने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका मतलब है, क्या आपको समझना है? तो ऐसे समझना है कि यहाँ पे जैसे न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, ये सारा कुछ, फिर आयंस जैसे सोडियम है, पोटासियम है, ये क्या होगा? ये एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों। तो ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। और जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है या कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो आपको पता है एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर? तो एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी हम खर्च करते हैं। दैट्स वाई ये सिग्निफिकेंस हुआ यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होने का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है तो एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा है। एटीपी प्रोडक्शन है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुत सी चीज़ें एक्टिवली एब्जॉर्ब यहाँ पे होंगी। और जब चीज़ें एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं तो वहाँ आपको एटीपी खर्च करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब समझ आ गया। अब ये जो जीएफ जा रहा है ल्यूमेन में, ये पूरा ल्यूमेन एरिया मैंने बनाया है। ये जो वाल में एपिथेलियम प्रेजेंट है, वाल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो उसका वाल होगा। तो वो वहाँ पे आपको वाल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें पीसीटी में एब्जॉर्ब होगी। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, ये आपको पता है 65% ऑफ जीएफ यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। और यही जो सेल है क्यूबॉइडल सेल जिनमें माइक्रोविलाई है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल्स, ये किसके सेल हैं? ये सेल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के। और पीसीटी क्या है? एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब इन सेल्स के हेल्प से क्या हो रहा है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी पीसीटी में? तो इन पीसीटी nearly all nutrients, तो किसका एब्जॉर्प्शन होगा? नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, या अलग अलग इसको लिखते हैं बच्चों तो आपको ज्यादा समझ में रहेगा। न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, क्लियर? एमाइनो एसिड्स, क्लियर? तो इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर आयंस और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी के लाइंस भी मैं आपको बता दूं। तो एनसीईआरटी लिख रही है नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, वो ग्लूकोज, एमाइनो एसिड इनका नाम नहीं लिख रही। तो नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, विटामिन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? विटामिन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर आपको एनसीईआरटी की लाइन ही है 70 to 80% ऑफ वाटर, 70 to 80% of water and electrolytes,
तो न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, विटामिन्स। तो इन पीसीटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन किस किस का होगा। तो इन पीसीटी फॉलोइंग, इस तरह से आप लिख लो, इन पीसीटी फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड और रीएब्जॉर्ब्ड। फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड। तो कौन कौन से, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, विटामिन्स, 70 to 80% of water and electrolytes are absorbed. Are reabsorbed, ये याद रखना है आपको। क्लियर। तो अब इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। उसके बाद मैं राइट साइड में सबको रब करता हूँ, जो डायग्राम पार्ट है उसको मैं रब करता हूँ। कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है इस कारण से। तो ये हो गया। उसके बाद ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो वाटर में एब्जॉर्ब हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड। उन्हीं, अब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस हैं, तो आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट कुछ भी लिख सकते हो। तो आयंस और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन कौन से एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ, तो ये याद रखना है आपको। सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। तो ये सारा बाइकार्बोनेट, देन फॉस्फेट, ये सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। तो आयंस में ये अपने को याद रखना है, और 70 to 80% आयंस यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें याद रखना है। फिर क्या एब्जॉर्ब होगा, तो यूरिया, कुछ अमाउंट यूरिया का भी, एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। यूरिया एंड यूरिक एसिड भी यहीं पे एब्जॉर्ब होता है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीटी में कौन कौन सी चीजें एक्टिवली एब्जॉर्ब होती हैं और कौन कौन सी चीजें पैसिवली एब्जॉर्ब होती हैं। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट एक्टिवली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस। तो इसमें याद रखना है आपको, एक्टिवली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस में याद रखना है ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, सोडियम एंड पोटासियम। ठीक है। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये एक्टिवली हो जाएगा। क्लियर। अब पैसिवली और पैसिव ट्रांसपोर्ट से किसका एब्जॉर्प्शन होगा। और जहां भी एक्टिवली कह रहा हूं मतलब यानी यहां पे आपको एटीपी इज रिक्वायर्ड, तो ये आपको पता है। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है एक्टिवली एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जहां भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट है। पैसिवली कौन कौन एब्जॉर्ब होंगे, तो पैसिवली एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे विटामिन्स, वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यू नो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ही है। तो वाटर का स्पेशली ऑस्मोसिस से होता है, अगर सबका डिफ्यूजन से हो जाएगा। तो विटामिन्स, वाटर, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया यूरिक एसिड, इन सब का पैसिवली होता है। आयंस में क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, इन सब का
इन सब का पैसिवली होगा। तो ये अपने को याद रखना है, क्वेश्चन आता है। और बहुत कि कौन एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, किसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पैसिव में वाटर का ऑस्मोसिस से होता है, अदरवाइज सबका डिफ्यूजन से होगा। जहाँ भी मैंने कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स डिफ्यूजन। क्लियर? तो इतना चीज अपने को याद रखना है, क्लियर? तो ये अपने को याद रखना है। तो एक्टिवली पैसिवली क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ये अपने को याद रखना है बच्चों। क्लियर? ये थोड़ा सा 1 मिनट, ये कट रहा है, रुको 1 मिनट, ये थोड़ा सा कट रहा है अपने को। ये थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ मैं। यस, नाउ इट इज़ विजिबल। तो ये पॉइंट आप सारा नोट कर लेना। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में ये पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, कौन एक्टिवली होगा, कौन पैसिवली होगा, क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेना। क्लियर? अब हम जाते हैं दूसरे सेगमेंट में नेफ्रॉन के, दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो नेक्स्ट सेगमेंट इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा या क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो याद रखना है आपने। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो बच्चों को डिस्कस करेंगे दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो बस मैं आपको लूप ऑफ हेनले ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। दिस इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में देखो जीएफ इस डायरेक्शन में आता है ना, जीएफ इस डायरेक्शन में आता है, जीएफ इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, ये सॉरी 1 मिनट, ये है डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर? फिर जीएफ यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है? अब देखो यहाँ जो एपिथेलियम है, जो लूप ऑफ हेनले में जो एपिथेलियम है, यहाँ पे एपिथेलियम का नाम होता है, यहाँ भी सिंपल क्यूबॉइडल epithelium is present, simple cuboidal epithelium is present, no microvilli, यहाँ पे no microvilli is present, so no much, so loop of Henle, is not involved, or loop of Henle is not so much involved
इन्वॉल्व इन रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे माइक्रोविलाई भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अब नो माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट, सो लूप ऑफ हेनले इज नॉट सो मच इन्वॉल्व इन रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल बहुत कम होता है, उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है रीएब्जॉर्प्शन में। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, तो एक चीज़ यहीं पे आप समझो, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ रहा है क्या, जीएफ नीचे की तरफ आ रहा है, क्लियर, ये जीएफ नीचे की तरफ आ रहा है। अब एक्चुअली होता क्या है, एक चीज़, हाँ चलो एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि जो हमने पहला पीसीटी डिस्कस किया था, तो पीसीटी में जो चीज़ें एब्जॉर्ब हुई वो उसको ये सेल, जो पीसीटी के सेल्स थे, सिंपल क्यूबॉइडल जो सेल्स थे माइक्रोविलाई में होता है प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको अब फिर से ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। ये आगे मैं चल के डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो एक्चुअली यहाँ आप क्या हुआ देखो, अब लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, तो लूप ऑफ हेनले में जैसे ही जीएफ नीचे की तरफ आया, ठीक है, नीचे जीएफ आता है, अब क्या है जीएफ में जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक्वापोरिन्स आर प्रेजेंट, एक्वापोरिन्स ये चैनल्स होते हैं, वाटर चैनल्स बेसिकली। तो एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल्स बेसिकली, ये प्रोटीन्स होते हैं और ये चैनल्स जैसे होते हैं, मतलब वाटर को अलाउ करते हैं। तो एक्वापोरिन्स आर प्रेजेंट, aquaporins are present in descending limb of loop of Henle. Descending limb is aquaporins are present in descending limb of loop of Henle. तो descending limb of loop of Henle में क्या प्रेजेंट होता है, aquaporins प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के चैनल्स हैं मान लो यहाँ पे, इस तरह से, जो अलाउ करते हैं वाटर को बाहर अंदर आने के लिए, ठीक है, तो अंदर से पानी बाहर जाता है, तो यहाँ से वाटर को अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। तो एक्वापोरिन्स वो चैनल है, वाटर चैनल्स हैं दैट अलाउ द वाटर, ठीक है, तो वाटर के एग्जिट को, ठीक है ना, वाटर के एग्जिट होने को, वाटर के एग्जिट या एंट्री जो भी हो रही है वाटर की, उसको ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर, तो वाटर यहाँ से जा सकता है। यहाँ पे एक्वापोरिन्स नहीं होते, कहाँ पे, असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स नहीं होते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह के कुछ सॉल्ट पंप होते हैं, दीज आर सम सॉल्ट पंप, इनको आप बोल सकते हो दीज आर सॉल्ट पंप, या इन्हीं को बोलते हैं सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो एक्वापोरिन्स देखो, नेफ्रॉन के जिस भी पार्ट में वाटर की मूवमेंट हो रही है, वाटर वहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। पीसीटी में भी एक्वापोरिन्स है, वो मैं भूल गया आपको बताना, वो मैं कोरिलेट करा दूंगा। तो सेल्स में एक्वापोरिन्स होते हैं, वाटर का जब भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो एक्वापोरिन्स के थ्रू ही, मतलब सेल्स में तो हो गया, जैसे हमने पीसीटी में इस तरह के सेल्स पढ़े थे ना, पीसीटी में इस तरह के सेल्स थे, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ देखो पीसीटी में हमने इस तरह के सेल्स पढ़े थे, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स इस तरह से मैंने बनाए थे बच्चों। तो यहाँ पे वाटर इंटर किया और इन सेल्स में अब यहाँ पे एक्वापोरिन्स होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो इन एक्वापोरिन्स की मदद से इस ब्लड कैपिलरी में वाटर्स को भेज दिया जाता है। तो जहाँ भी वाटर का मूवमेंट है, वाटर निकालना है, तो वहाँ किसका
किसकी प्रेजेंस होगी? एक्वापोरिन्स की। तो पीसीटी के बगल में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इसका नाम क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, है ना। तो ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में वाटर ऐसे एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से पीसीटी के ल्यूमेन है, मान लो ल्यूमेन में वाटर था, दिस इज ल्यूमेन। तो ल्यूमेन से कहाँ चला गया? सेल में, सेल में गया और सेल से एक्वापोरिन की हेल्प से चला गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, समझ रहे हो। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में इस तरह से वो चले जाते हैं। तो इस तरह से हमेशा याद रखना आप कि एक्वापोरिन्स हर जगह प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के उस हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल्स जो वाटर के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। वो पीसीटी में भी है, डिसेंडिंग लिम्ब में है, यहाँ पे नहीं है। असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स आर एब्सेंट। तो असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स आर एब्सेंट इन असेंडिंग लिम्ब, ये याद रखना है आपको। तो असेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स एब्सेंट होते हैं, असेंडिंग लिम्ब, क्लियर। तो एक्वापोरिन्स असेंडिंग लिम्ब में बिल्कुल एब्सेंट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? तो असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट पंप या इन्हीं को बोलते हैं हम सॉल्ट पंप, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इन्हीं को हम बोलते हैं सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। एक साथ ये सोडियम पोटासियम क्लोराइड को बाहर भेजते हैं असेंडिंग लिम्ब से। NaCl, यानी एनसीईआरटी देखोगे तो NaCl डायग्राम बना हुआ है। एक चीज़ थोड़ी सी लेफ्ट साइड में कट रही है, उसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, बच्चों रुक जाओ। अब आपको दिखेगा ये। तो यहाँ पे हाँ, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा कट गया था, ध्यान रखना आप। एक बार और मैं समझा देता हूँ। तो मैंने पीसीटी में मुझे बताना था, आगे चल के मैं एक बार और कोरिलेट कर दूंगा। वो देखना कि पीसीटी के सेल्स जो मैंने ड्रॉ किए थे उसी में वाटर इंटर किया, ठीक है ना। यहाँ से सपोज करो अगर वाटर इंटर करता है ल्यूमेन से, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। फिर ये एक्वापोरिन्स है मान लो, तो वाटर क्या होगा? यहाँ से जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, वो होगा किसके वजह से? वो एब्जॉर्प्शन होगा आपका उसी एक्वापोरिन से। तो मैं ये बता रहा था कि जहाँ भी आपको वाटर का मूवमेंट दिखाई दे, नेफ्रॉन के किसी पार्ट में अगर आपको वाटर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हम, वहाँ पे मतलब जरूर प्रेजेंट होगा कौन? एक्वापोरिन्स, क्लियर। तो एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट आप नोट कर लो। इसके बाद सॉल्ट पंप, ये सॉल्ट भेजते हैं, तो सॉल्ट पंप, सॉल्ट को बाहर करेंगे यहाँ से सॉल्ट बाहर करेंगे। तो सॉल्ट पंप और सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर is present in transporter is present in ascending limb, of loop of Henle. तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरिन्स हैं और असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट पंप या सोडियम पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। तो हमेशा क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर वाटर जाता है, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है बच्चों वो परमिएबल है, किसके लिए? वाटर के लिए, और इम्परमिएबल है सॉल्ट के लिए। ये याद रखना, डिसेंडिंग लिम्ब, अभी मैं और आपको बताऊंगा ये चीज़ को।
तो और आपको समझ में आएगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब इज, ध्यान से सुनना, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, मतलब वाटर यहाँ से अंदर बाहर कर सकता है। सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है, क्योंकि एक्वापोरिन्स सिर्फ वाटर को अलाउ करते हैं, ठीक है ना, अपने थ्रू वाटर को अलाउ करते हैं। तो ये एक्वापोरिन्स जो है, यहाँ भी मान लो ये एक्वापोरिन्स ही हैं, यहाँ भी मान लो ड्रॉ कर देते हैं अपन, तो ये एक्वापोरिन्स है सपोज करो। तो दिस एक्वापोरिन्स ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर। इस कारण से क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना, जो डिसेंडिंग लिम्ब है किसका, लूप ऑफ हेनले का, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स। और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू आयंस और सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ को ट्रांसपोर्टर और सॉल्ट पंप, बट इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और मैं थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप ऐसा करो, राइट साइड में जो भी चीज़ें हैं अगर आपने लिख ली हो, तो मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहता हूँ राइट साइड में, जो मैंने लिखा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, तो उसको आप उसको आप लोग नोट कर लो, मैं उसको रब करता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, डीएल लिख रहा हूं मैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, LOH इज लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज permeable to water but impermeable to salts or ions due to presence of aquaporins, क्लियर। और उसके बाद देखो, ascending limb of loop of Henle is permeable to salts or ions but impermeable to water due to presence of sodium potassium chloride co-transporter और salt pumps, ट्रांसपोर्टर्स और सॉल्ट पंप्स। तो सॉल्ट पंप्स या ट्रांसपोर्टर्स के कारण ये है। ये लाइन अपने को बिल्कुल याद रखनी है बच्चों। ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ तो ये अब आपको दिखेगा। हाँ, दिस इज क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो ये अपने को याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब हमेशा परमिएबल है, किसके लिए, वाटर के लिए। हमेशा याद रखना, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स आयंस, क्लियर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन्स। तो एक्वापोरिन्स की वजह से क्या होगा कि ये ऐसा होता है, ये परमिएबल हो जाता है वाटर के लिए, वाटर की यहाँ से मूवमेंट हो सकती है इस लिम्ब से
सॉल्ट की नहीं हो सकती। सॉल्ट ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, वाटर अंदर बाहर कर सकता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या है, सॉल्ट बाहर अंदर आ सकता है, लेकिन वाटर ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। अब आप कहोगे कि आपने वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर की तरफ दिखाया है, अंदर आपने कोई एरो नहीं दिखाया, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि यहाँ से सॉल्ट बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ से आप दिखा सकते हो NaCl, यहाँ से भी आप दिखा सकते हो NaCl, यहाँ से भी आप दिखा सकते हो NaCl। तो सॉल्ट मतलब यहाँ से बाहर दिखा सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह का डायरेक्शन आपने क्यों मैंने बनाया या क्यों ऐसा होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको एक चीज़ टर्म बतानी पड़ेगी। तो यहाँ देखो, अब इसको मैं राइट साइड में आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं अभी रब करता हूँ। तो राइट साइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लेना आप, इसको मैं रब करता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे PCT, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे फिर DCT, फिर इस तरह से, और ये पार्ट हो गया कॉर्टेक्स का, और ये पूरा पार्ट हो गया मेड्यूला। इस तरह से नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर आपको पता है। फिर यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है ना, ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है, ये ब्लड आया और इस तरह से ब्लड गया, इस तरह से सपोज। अब जनरली ये जो ब्लड है यहाँ पे, ये ब्लड, इसकी एक ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है, इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। यहाँ जो ब्लड कहाँ था, GF में या हमारे बॉडी में, कहीं भी ब्लड जो होता है उसका ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। क्लियर, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है, हमेशा याद रखना।